तिथि क्या है? तिथि जल तत्व या जल को दर्शाती है। यह भावनाओं, इच्छाओं, संवेदनशीलता, प्रेम, स्वाद, जिसके साथ आप रह सकते हैं, जिनके साथ आप शादी कर सकते हैं, आपके शरीर में पानी की मात्रा को दर्शाती है। बेसिकली जो तिथि है वो किसी भी जातक के इस जीवन में यहां संबंध कैसे रहेंगे, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, समाज के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बच्चों के साथ, वो किन इमोशंस को लेकर इस दुनिया में आया है, ये सब तिथि लॉर्ड इसमें इसकी महत्वपूर्ण रोल होता है। जो जल की इमोशंस की देवी है वो दुर्गा है, और उसकी पूजा करने से सभी जल दोष दूर हो जाते हैं। स्त्री का सम्मान करने से, माँ और प्रकृति का सम्मान करने से इंसान में अच्छी भावनाएं आती हैं। तिथि इंसान, जल तत्व और तिथि, जो तिथियेश है, तिथि लॉर्ड है, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो लोग अमावस्या को पैदा हुए हों उन्हें मां दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। एक तिथि की जो लंबाई है वो चंद्रमा की गति पर निर्भर करती है। चंद्रमास में कुल 30 तिथियां होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष में और 15 कृष्ण पक्ष में। दोनों पक्षों में 1 से लेकर 14 तक जो तिथियां होती हैं उनका जो नाम है वो सेम है, लेकिन शुक्ल पक्ष में जो 15वीं तारीख को पूर्णिमा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की 15 तारीख को अमावस्या कहा जाता है। पूर्णिमा उज्ज्वल चरण की अंतिम तिथि होती है जिसे हम ब्राइटर फेस या शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, और अमावस डार्कर चरण की अंतिम तिथि होती है जिसे हम डार्क फेस, कृष्ण पक्ष या अंधेर पक्ष भी कहते हैं। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें चक्कर लगाता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में जो ज्योतिष है वो भू केंद्रित है जिसे हम जियोसेंट्रिक भी कहते हैं, जहां हम पृथ्वी को सूर्य की बजाय पृथ्वी को केंद्र के रूप में लेते हैं। चंद्र कैलेंडर में एक दिन को एक तिथि कहा जाता है। तिथि वह अवधि है जिसमें चंद्रमा और सूर्य के अक्षांशों के बीच का अंतर है जो 12 डिग्री हो जाता है। जब चंद्रमा मूवमेंट करता हुआ सूर्य को 12 डिग्री कवर कर ले उस समय अवधि को एक तिथि कहा जाता है। एक तिथि की औसत अवधि जो होती है वो 60 घड़ी होती है या 24 घंटे। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। ये मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं। जो जिन दर्शकों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि उनको यहाँ पे चीजें सही तरीके से समझ आए। लेकिन चंद्रमा की जो गति है वो हमेशा एक समान नहीं होती, उसमें भिन्नता रहती है, जिसके कारण जो तिथि की लेंथ है, जो टाइम अवधि है, वो कम या ज्यादा होती रहती है। जब वह धीमा होता है तो तिथि की जो अवधि है वो 60 घड़ी से अधिक हो जाती है और यह तिथि वृद्धि कहलाती है। जब पिछली तिथि अगले सूर्य उदय तिथि की अवधि में वृद्धि के बाद भी जारी रहती है तो उसे तिथि वृद्धि कहा जाता है। जब चंद्रमा उसकी सामान्य गति से तेज चलता है तो एक दिन में 2 तिथियां होती हैं, यानी कि
दूसरी तिथि अगले सूर्योदय से पहले शुरू या समाप्त हो जाती है, उसे तिथि का क्षय कहा जाता है। तिथि 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 क्षय का मतलब कि तिथि की जो अवधि है उसमें कमी आ जाती है। चंद्र और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा तिथि को जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा का आंशिक भाग पृथ्वी की छाया से प्रभावित होता है तो उसे खंड ग्रहण यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया से प्रभावित होता है तो उसे खग ग्रहण, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। यहां जो नोट करने योग्य बात है कि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब पूर्णिमा तिथि हो। सूर्य ग्रहण। चंद्र दिवस के दौरान जब किसी तिथि के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यहां जो नोट करने योग्य बात यह है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को ही होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण होते हैं। अब आप यहां से ये चीज लगाइए कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारा जो वैदिक साइंस, वैदिक नॉलेज है वो कितनी डीप थी। उस समय भी हम सूर्य चंद्र की जो गणना, मूवमेंट की गणना कर सकते थे और ये कैलकुलेट कर सकते थे कि एक साल में कितने चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होंगे, कब होंगे और चंद्र ग्रहण किस तिथि को होगा या सूर्य ग्रहण किस तिथि को होगा। यहां से हमें अपनी वैदिक ज्योतिष की महानता का पता लगता है। तिथियों के नाम और उनके अर्थ और किस तिथि को जो चंद्रमा है सूर्य से कितने डिग्री के डिफरेंस पे होता है और हर तिथि को की जो अधिपत्य है किसी ग्रह को दिया गया है, किस तिथि के साथ किस ग्रह को जोड़ा गया है, इस स्लाइड में हम उस चीज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पहली तिथि होती है उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। सॉरी प्रतिपदा का मतलब है जीवन में वृद्धि देती है। ये प्रतिपदा वाले दिन अमावस के बाद जब सूर्य और चंद्र का जो लैटिट्यूड है वो सेम हो जाता है, तो जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे कवर कर लेता है तब उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। और उस तिथि के जो लॉर्डशिप है वो सूर्य के पास है, सूर्य देव के पास है। दूसरी तिथि को हम कहते हैं द्वितीय, जिसका अर्थ है जीवन में शुभता लाना। जब चंद्रमा 12 डिग्री से लेके 24 डिग्री, अगर हम एक चक्कर बनाएं तो उसमें 360 डिग्रीज होती हैं। जब चंद्रमा 12 डिग्री से लेके 24 डिग्री कवर कर लेता है यानी कि उसकी जो वो 24 डिग्री की हो जाती है, तो उस दो सेकंड तिथि होती है। अब जब हम कभी किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं उसमें हमें हॉरोस्कोप देखते ही पता लगना चाहिए कि जातक का जो जन्म है वो किस पक्ष में हुआ है, किस तिथि को हुआ है। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सूर्य के जो लॉन्गिट्यूड और चंद्रमा के जो लॉन्गिट्यूड है उसमें देखें कि कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो हमें पता लगेगा कि किस तिथि को जातक का जन्म हुआ। अगर तो जातक शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो वो सूर्य से आगे रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज सारे ग्रह चार्ट में भ्रमण करते हैं, तो जो चंद्रमा है वो सूर्य से आगे रहेगा। जब पूर्णिमा होगी तो चंद्रमा की जो पोजीशन है वो एकदम सूर्य के सामने होगी चार्ट में 180 डिग्री पे।
और जब कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा तो चंद्रमा सूर्य के पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा चार्ट के अंदर। तब जो सूर्य की जब सॉरी जो चंद्रमा की पोजीशन है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगी। तो अब हम सिर्फ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन देख के ये तय कर सकते हैं कि वो शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, या वो कौन सी तिथि को पैदा हुआ। चार्ट को देखते ही हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, उसके डिग्रीज देखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कौन सी, हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं कि कौन सी तिथि को चंद्रमा जो जातक है वो पैदा हुआ। तृतीया, तृतीय का अर्थ है शक्ति प्रदान करना। जब चंद्रमा की स्थिति 24 डिग्री क्रॉस करके 36 डिग्री में पहुंच जाती है तो तृतीय तिथि कंप्लीट होती है। उसका जो अधिपत्य है वो मंगल देव के पास है। इसी तरह चतुर्थी का अर्थ है दुष्टता और क्रूरता को दूर करना। जब चंद्रमा की पोजीशन 36 डिग्री को क्रॉस करती है तो चतुर्थी तिथि स्टार्ट होती है, और जब 48 डिग्री पे पहुंच जाती है तो चतुर्थी तिथि खत्म होती है। इसका जो अधिपत्य है वो है बुध देव के पास। इसी तरह पंचमी का अर्थ है धन देने वाली। जब चंद्रमा 48 डिग्री को क्रॉस करता है तो पंचमी तिथि स्टार्ट होती है, और जब 60 डिग्री पे पहुंच जाता है तो पंचमी तिथि खत्म हो जाती है। उसका जो अधिपत्य है वो है बृहस्पति देव के पास। इसी तरह षष्ठी का अर्थ है प्रसिद्धि देने वाला। जब चंद्रमा 60 डिग्री को क्रॉस करता है तो षष्ठी तिथि स्टार्ट होती है, और 72 डिग्री पे जब 72 डिग्री पे चंद्रमा पहुंचता है तो षष्ठी तिथि का अंत होता है। इसके जो अधिपति देव हैं ये वो हैं शुक्र देव। इसी तरह सप्तमी जो तिथि है उसका अर्थ है प्रसिद्धि और दोस्तों को बढ़ाना। 72 डिग्री से 84 डिग्री के बीच में सप्तमी तिथि होती है, जब चंद्रमा की दूरी सूर्य से 72 डिग्री से 84 डिग्री तक होती है। इसके अधिपति देव हैं शनि देव। अष्टमी, अष्टमी तिथि का अर्थ है आंतरिक संघर्षों को उत्पन्न या नष्ट करने वाला। जब चंद्रमा की तिथि 84 डिग्री से लेकर 96 डिग्री तक होती है तो अष्टमी तिथि होती है। उसके जो देव हैं वो राहु देव हैं, उसका अधिपत्य राहु देव के पास है। नवमी तिथि का अर्थ है नम्रता, हम्बलनेस को बढ़ाना। जब 96 डिग्री से क्रॉस करके 108 डिग्री तक चंद्रमा की पोजीशन होती है सूर्य से तो नवमी तिथि होती है। इस तिथि का अधिपत्य है सूर्य देव के पास। दशवीं तिथि का अर्थ है प्रसिद्धि देने वाली। जब सूर्य की स्थिति 108 डिग्री से 120 डिग्री तक होती है तब दशमी तिथि होती है, और उसका अधिपत्य है चंद्रदेव के पास। एकादशी यानी कि 11th तिथि जो होती है उसका अर्थ है खुशी लाने वाला। 120 डिग्री से 132 डिग्री तक जब चंद्रमा की पोजीशन होती है तो वो एकादशी तिथि होती है, और उसका जो अधिपत्य है वो मंगल देव के पास है। द्वादशी यानी कि 12th, इसका अर्थ है प्रसिद्धि देने वाला, फेम देने वाला। जब चंद्रमा की पोजीशन 132 से 144 डिग्री तक होती है तो द्वादशी तिथि होती है, और इसका अधिपत्य बुध देव के पास है। त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी का अर्थ है जीतने वाले, विक्टोरियस। जब चंद्रमा की पोजीशन जो है 144 डिग्री से लेकर 156 डिग्री तक होती है तब त्रयोदशी तिथि होती है, और उसका अधिपत्य बृहस्पति देव के पास है। चतुर्दशी, चतुर्दशी का अर्थ है आक्रामकता बढ़ाना।
156 डिग्री से 168 डिग्री तक जब चंद्रमा की पोजीशन चंद्रमा और सूर्य के बीच में इतना डिफरेंस हो, एंगुलर डिफरेंस जो है वो इतना हो जाता है, तब त्रयोदशी तिथि होती है और उसका स्वामित्व जो है वो शुक्र देव के पास है। इसी तरह पूर्णिमा, फुल मून जिसे हम बोलते हैं, वो विनम्रता प्रदान करता है। जब चंद्रमा की स्थिति 168 डिग्री तक हो जाती है और 180 डिग्री तक जाती है, तब पूर्णिमा तिथि होती है। इसका अधिपत्य शनिदेव के पास है। ये जो हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे शुक्ल पक्ष की। जब आप किसी भी जातक के चार्ट को देखेंगे, तब आपको शुक्ल पक्ष में सूर्य से चंद्रमा आगे दिखेगा 180 डिग्री के बीच में। सेम वे जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें चंद्रमा 180 डिग्री को क्रॉस कर लेगा और चार्ट में आपको पता लगेगा कि चंद्रमा जहां शुक्ल पक्ष में सूर्य से आगे स्थित था, अभी सूर्य को फॉलो कर रहा है। पहले सूर्य चंद्रमा को फॉलो कर रहा होता है, एक्चुअली चंद्रमा सूर्य से आगे होता है, दूर जा रहा होता है, और कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा होने के बाद चंद्रमा जो है वो सूर्य को फॉलो करता है, सूर्य के नजदीक जा रहा होता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि आती है, जिसे प्रतिपदा कहते हैं। वह 180 डिग्री से 192 डिग्री तक होती है और उसका जो ग्रह अधिपति ग्रह हैं वो सूर्यदेव हैं। देन द्वितीया, वो 192 डिग्री से 204 डिग्री तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया होती है और उसका अधिपति चंद्रमा के पास है। तृतीया 204 डिग्री से जब चंद्रमा की पोजीशन 216 डिग्री तक होती है तो तृतीया होती है और उसका अधिपत्य मंगल देव के पास है। चतुर्दशी में 216 डिग्री से 228 डिग्री तक उसका जो अधिपत्य है वो बुध देव के पास है। पंचमी तिथि जो 128 डिग्री से 240 डिग्री तक, इसका अधिपत्य बृहस्पति देव के पास है। षष्ठी तिथि 240 से 252 डिग्री तक, इसका जो अधिपत्य है ये शुक्र देव के पास है। सप्तमी तिथि जो है 252 से 254 डिग्री तक जब चंद्रमा होता है और इसका अधिपत्य जो है शनि देव के पास है। अष्टमी तिथि को 264 से 276 डिग्री के बीच में जब चंद्रमा हो तब अष्टमी तिथि होती है। इसका जो अधिपत्य है वो राहु देव के पास है। नवमी 276 से 288 डिग्री तक जब चंद्रमा रहता है तब कृष्ण पक्ष की नवमी होती है। इसका जो अधिपत्य है सूर्य देव के पास है। दशमी तिथि में जो चंद्रमा की पोजीशन होती है वो 288 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक होती है। इसका अधिपत्य चंद्रदेव के पास है। जो एकादशी होती है उसमें कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें चंद्रमा की जो पोजीशन है वो 300 डिग्री से लेकर 312 डिग्री तक होती है और इसका अधिपत्य मंगल देव के पास है। द्वादशी जो 12th है वो 312 डिग्री से लेकर 324 डिग्री तक चंद्रमा की पोजीशन रहती है और इसका अधिपत्य बुध देव के पास है। त्रयोदशी तिथि में 324 से 336 डिग्री तक चंद्रमा की पोजीशन रहती है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और इसका अधिपत्य बृहस्पति देव के पास है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है उसमें 336 डिग्री से चंद्रमा की पोजीशन 348 डिग्री तक रहती है और इसका अधिपत्य शुक्र देव के पास है। अमावस्या वाले दिन जो चंद्रमा की पोजीशन होती है वो 348 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक अमावस्या गिनी जाती है और इसका अधिपत्य राहु देव के पास है। अमावस्या का जो चंद्रमा है वो पूरे ज़ोडिएक बेल्ट का भ चक्कर का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है।
जो तिथि की लॉर्डशिप है वो काल चक्कर से ली गई है। इसमें जो तिथि के आपने जो लॉर्डशिप देखी है उसमें 8 ग्रह ही हैं, केतु महाराज को इसमें काउंट नहीं किया गया। 8 ही दिशाएं हैं और 8 ही ग्रह तिथियों का समामित्व जो है वो 8 ही ग्रहों को दिया गया है। तिथि का जो स्वामी है वो आपके जीवन में जल तत्व और आपकी भावनाओं, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां चंद्रमा ने जल में दोषों का संकेत देना है, और वहीं जो तिथि का स्वामी है वो इंगित करता है कि आपके जीवन में जो भावनाएं हैं उनका उपयोग आप किस तरह से करेंगे। पहले तो जो तिथियेश है, जो उस तिथि का लॉर्डशिप है, जैसे अष्टमी की लॉर्डशिप राहु देव के पास है, सप्तमी की शनि देव के पास है। स्वामी जो है किसी शुभ राशि में बैठा होना चाहिए। अगर जो तिथियेश है वो किसी जलीय राशि में बैठा है तो वो बहुत अच्छा माना गया है। जल तत्व की राशि में बैठ, जैसे कर्क में, जैसे अष्टमी, यहां मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे अष्टमी तिथि की जो लॉर्डशिप है वो राहु देव को दी गई है। अब राहु देव अगर आपके चार्ट में किसी जलीय राशि में बैठे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। और पृथ्वी तत्व की राशि में भी इसे अच्छा माना गया है, लेकिन वायु तत्व और अग्नि तत्व की राशि में अगर तिथि जाके प्लेस हो जाए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अब अगर तिथि जिस राशि में प्लेस्ड है अगर आप उसको लगन मान लें तो उससे सातवें सेवंथ जो राशि का लॉर्ड है आपका, और जो 12th हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो उससे अच्छी तरह प्लेस्ड हैं या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि इमोशनल ट्रैक के ऊपर आपकी लाइफ कैसी जाएगी, कैसे आप लोगों से इमोशनली अटैच्ड होंगे, कैसे आप दूसरों के इमोशंस को अब्सॉर्ब करेंगे, कैसे आप रिएक्ट करेंगे, आपके संबंध आपके दूसरे लोगों से कैसे रहेंगे, आपके अपने माता पिता भाई बहन से कैसे रहेंगे, आपकी वाइफ या अपनी स्पाउस या हस्बैंड के साथ कैसे रहेंगे, या अपने बॉस के साथ, समाज के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, ये इन चीजों को दर्शाएंगे। 12th लॉर्ड दिखाता है आपकी सगाई और शादी के होने को, जो 12वीं राशि का लॉर्ड है। ट्वेल्थ लॉर्ड किसी भी रिश्ते की शुरुआत, क्योंकि जीवन साथी को ढूंढना उस व्यक्ति को जीवन साथी को चुनने के लिए प्रेरित करता है। जो 7th लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड जो है वो पति या पत्नी के साथ विवाह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही इंडिकेशंस, यह एक ऐसा संबंध बनाता है जिससे कि आप शारीरिक रूप से अपने जीवन साथी के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपकी मैरिज को सस्टेन करने के लिए क्या रीजंस हैं उसको दर्शाता है। सेकंड लॉर्ड, जो जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, उस व्यक्ति के अपने ससुराल के साथ, अपने इन लॉज के साथ कैसे संबंध है, उसके साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है, अपने परिवार को बढ़ाने में उसके क्या विचार हैं, वो अपने परिवार के साथ उसका जुड़ाव क्या है, और बच्चों के माध्यम से जो मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा सूर्य से आगे होता है
अर्थात चंद्रमा उन घरों में होता है जो कुंडली में सूर्य से आगे एंटी क्लॉकवाइज स्थिति में शो होते हैं। कृष्ण पक्ष के दौरान 180 डिग्री से 360 डिग्री की के बीच में जो राशि होती है, सूर्य आगे होता है और चंद्रमा उन घरों में स्थित होता है जो सूर्य से पीछे होते हैं। यहाँ ये चीज बताने का मतलब ये है कि सिर्फ कुंडली को देखकर या बर्थ चार्ट को देखकर, उसमें चंद्रमा की स्थिति को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि जातक का जन्म किस पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है, या हम बिना किसी सॉफ्टवेयर के ये कैलकुलेट कर सकें कि जो व्यक्ति है वो किस तिथि को